खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिन तस्वीरों में आप मनोज झा को भी देख रहे होंगे और बाकी जो नेता हैं आरजेडी के, वो अब मोर्चा उन्होंने पूरी तरह से खोल दिया है। और ये एक डर भी हम कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने लगातार पिछले 1-1.5 घंटे से वो आरोप लगा रहे हैं कि निष्पक्ष चुनाव जो होना चाहिए था वो निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है, इसीलिए अब चुनाव आयोग जाने की ये पूरी तैयारी आरजेडी ने पहले ही कर ली थी। और ये कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं फिलहाल, क्योंकि देखिए अब लगातार जब चुनाव होता है, चुनाव से पहले जिस तरह से आरोप लगते हैं, और जब आज का दिन इसलिए बहुत बड़ा है क्योंकि काउंटिंग लगातार हो रही है और दोनों ही जो एक महागठबंधन आप देखिए, दूसरी तरफ एनडीए, कांटे की टक्कर बिहार में इस वक्त चल रही है दलों के बीच में। और उस बीच में आरजेडी बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि सत्ता के करीब पहुंचते पहुंचते, बहुमत के करीब पहुंचते पहुंचते कहीं पर कोई कसर नहीं रह जाए, इसीलिए पूरी तरह से हर दांवपेच अपनाने की कोशिश की जा रही है। कानूनी तौर पर भी मनोज झा शायद कुछ कह रहे हैं। ठीक है, चुनाव आयोग से मिलेंगे, उसके बाद बात करेंगे, लेकिन ये तस्वीर फिलहाल हम आपको दिखा देते हैं। क्या वहां पर उन्होंने बात रखी है, मीडिया के सामने आएंगे और अपनी बात को देश के सामने रखेंगे। पूजा, अपनी बात को पूरी करिए आप। देखिए, जिस तरीके से हमने राजस्थान में देखा, जब सरकार टूटती हुई नजर आई तो खरीद फरोख्त का जो दाव खेला गया था, दूसरी तरफ यहाँ पे भी ऐसा होगा कि ईवीएम के ऊपर दाव खेल दिया गया। जब ईवीएम की बातें जनता स्वीकार नहीं कर रही है कि ईवीएम में कोई घोटाला है या कोई मशीन में गड़बड़ी है, तो अब ये चुनाव आयोग पहुंच चुके हैं, चुनाव आयोग से अपील कर रहे हैं कि यहाँ पर जो गिनती की जा रही है उसमें कुछ घोटाले किए जा रहे हैं। तो ये सब एक धुकधुकी है और आरजेडी के मन में हर जो भी एग्जाम देते हैं, जो भी होते हैं, उनके मन में धुकधुकी होती है, क्योंकि एक नंबर से भी अगर छूट जाएंगे तो कहीं ना कहीं सरकार पीछे रह जाएगी और ये धुकधुकी लगातार बनी पड़ेगी। अच्छा, खुर्रम साहब से पूछ लेता हूं। मैं आ रहा हूं विपिन जी आपके पास, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। खुर्रम साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? आ रही है जी। ये डर नहीं है क्या? ये डर ही तो कहेंगे एक तरह से हम। नहीं, ये डर नहीं है जी। ये क्या है? आप जो देखा है कि अभी कई जगह हमारे कैंडिडेट ने जो डिमांड किया है इलेक्शन कमीशन से, रिटर्निंग ऑफिसर से, कि रिकाउंटिंग किया जाए, और रिकाउंटिंग की सुविधा जब इलेक्शन कमीशन और हमारा संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देता है, तो रिकाउंटिंग क्यों नहीं कराई जा रही है? दूसरी चीज की, जो जीत गए हैं उनको सर्टिफिकेट क्यों नहीं इशू किया जा रहा है, क्यों बैठा के रखा गया है जब वो जीत गए? तो इन सब चीजों को लेकर वो गए, इसमें डर कहीं नहीं है। इसमें आपके प्रॉब्लम्स को इलेक्शन कमीशन तक बताना जरूरी है। नहीं, इलेक्शन कमीशन पर तो आप लोगों को भरोसा ही नहीं रहा ना पहले, आप तो बार बार इसी बात को कहते रहे। देखिए, क्रेडिबिलिटी पे जब आपका काम करने का जब तरीका अलग होता है और कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है, आप ही लोग तो कहते हैं साहब कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहा है, चुनाव आयोग सरकार से मिला हुआ है, निष्पक्ष चुनाव जो होना चाहिए था उस तरह से नहीं होता है। फिर किस भरोसे और किस विश्वास के साथ आप जा रहे हैं? आपका सहयोगी दल आरजेडी, उनकी बात कह रहा हूं। नहीं, बिल्कुल, उसमें सिर्फ आरजेडी के लोग नहीं गए हैं, उसमें कांग्रेस के भी राज्यसभा सांसद जब दिखा रहे थे फाइट, तो मैं देखा हूँ डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह कंपेन कमेटी के चेयरमैन भी थे और कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर थे। वो तमाम लोग अपनी बात बताने गए हैं कि यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है। आखिर इलेक्शन कमीशन के अंदर चेकिंग ही सारा काम हो रहा है, तो फिर उनको बताना तो कर्तव्य बनता है। वरना कल आप ही लोग कहेंगे कि आप क्यों नहीं गए शिकायत करने। कल आप लोग से जब ये बात कही जाएगी कि ऐसा ऐसा हम लोग के साथ घटना हुआ और हम लोग के लोगों को सर्टिफिकेट नहीं दिया गया और प्रभावित किया गया, तो आप बताएंगे कि आप क्यों नहीं गए। देखिए, स्कूल में जब बच्चा पढ़ने जाता है तो टीचर अगर सही से क्लास नहीं ले रहे होते हैं तो वो वहाँ के प्रिंसिपल को और हेडमास्टर को जाकर कंप्लेन करता है। ठीक सर, अखिलेश लौट रहा हूँ विपिन जी आपके पास हूँ। उससे पहले मैं अखिलेश जी के पास। अखिलेश जी, दो बातें हो रही हैं यहाँ पर, दोनों बातें तो नहीं मान सकते ना। एक तरफ पार्टियां कहती हैं कि हमें चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है, निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पा रहा है, दूसरी बार कोई दिक्कत होती फिर आप चुनाव आयोग के दर पर चले जाते हैं। देखिए, बिल्कुल, अब उनके सामने प्रक्रिया और है क्या? अगर उनको जो अपनी आपत्ति दर्ज करानी है तो वो चुनाव आयोग के सामने ही करानी होगी, या तो फिर वो न्यायालय जाए और न्यायालय भी उनसे यही पूछेगा कि क्या आप चुनाव आयोग के सामने गए थे,
आपने अपनी बात कही और जब उसकी बात से आप कन्विंस नहीं होंगे तब आप न्यायालय जाएंगे। ये भी हो सकता है कि चुनाव आयोग ही आपकी बात सुन ले, ऑटोनोमस बॉडी है, स्वायत्त संस्था है, वो किसी फैसले को देने के लिए स्वतंत्र है। तो ये एक तरह से उनकी प्रक्रिया है। आपको न चाहते न मानते हुए भी आपको जाना उसी के रास्ते से है, क्योंकि अगर अगला कदम आपका उस सीढ़ी के बाद पड़ता है। दूसरी चीज ये है कि देखिए, जो आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी पहुंच रहे हैं बीजेपी मुख्यालय, क्या जो टैली है वो अभी ये दिखा रही है कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सरकार बन रही है? अभी करीब 50 लाख वोट था, अब मान लीजिए कि 30-40 लाख वोट की काउंटिंग बाकी हो। इसमें तो आरजेडी हमें दिख रहा सबसे बड़ा दल। हाँ, देखिए आप 77 सीटों के साथ सबसे बड़ा दल है। और हिलसा तमाम ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां 17 वोट 40 वोट से जीत हार का फैसला हो रहा है। 500 से 1000 के बीच में प्रत्याशी आगे पीछे चल रहे हैं। तो ये जरूर अपर हैंड है। देखिए, एक तैयारी भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है कि प्रधानमंत्री तक बीजेपी ऑफिस जा रहा है, एक मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि जो लोग इधर उधर हो रहे हों, अगर कुछ लोग कम ज्यादा हों तो वो सरकार बनाने के लिए आ जाए। और एक अपने खुर्रम साहब तैयारी कर रहे हैं, वो कर रहे हैं 2015 में हम चूंकि सब्सिडी में लड्डू खरीद लाए थे, तो उस चक्कर में है कि वो लड्डू आए फिर हम लड्डू खरीद ले। तो दो लोग अलग अलग तरह से तैयारी कर रहे हैं अपनी। मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा। देखिए, ये अगर इत्तेफाक है तो बहुत ही हसीन इत्तेफाक है, क्योंकि कारण ये देखिए, अगर ये अंतर कम नहीं होता, अगर ये अंतर ऐसे कांटे की टक्कर नहीं बनता, तो उस परिस्थिति में तो ऐसा महागठबंधन सोचता नहीं कि वो भी ईवीएम में कमी पेशी निकाले। ये तो इत्तेफाक हुआ कि यहाँ पर अंतर कम हो गया, कांटे की टक्कर बन गई। जैसे जैसे शाम होती रही, रात हो रही है, तो यहाँ पर कांटे की टक्कर हो गई। तो अब कमी पेशी की लग रहा है कि हाँ, यहाँ पर एक संभावना बन रही है, यहाँ पर हम लोग भी बना सकते हैं सरकार, ये बिल्कुल कांटे की टक्कर हो गई है। तो ये बातें देखिए, ये थोड़ी सी बातें जो है समझ के परे चली जाती हैं। मैं इत्तेफाक बोलूंगा इसको, क्योंकि ये इत्तेफाक ही है, क्योंकि अब जब कांटे की टक्कर हो गई है तो यहाँ कमी पेशी नजर आ रही है। नहीं, विपिन जी अभी सवाल उठा रहे थे खुर्रम साहब। पर मैं मिश्रा जी आपसे आपके बातों से इत्तेफाक रखती हूं, पर कुछ हद तक मैं ये क्वेश्चन जरूर पूछना चाहती हूं कि उपचुनाव में भी तो जीत बीजेपी की हुई है ना, तो फिर प्रधानमंत्री उपचुनाव में तो सर सीट ला रहे हैं ना, बीजेपी आगे चल रहे हैं ना। तो अगर वो 10 बजे जा रहे हैं तो इसमें क्या खराबी है? अगर वो प्रोत्साहित करते हैं अपने नेताओं को, अपने दल को, तो इसमें क्या खराबी है? नहीं, कोई खराबी नहीं है। तो ये क्या आपको पता है कि वो उपचुनाव के लिए जा रहे हैं कि बिहार चुनाव के लिए जा रहे हैं? सर यही तो क्वेश्चन है ना सर, यही तो क्वेश्चन है ना। देखिए, यही तो क्वेश्चन है। जहां पे उपचुनाव की बात आप कर रही हैं, उत्तर प्रदेश में 7 सीटों के लिए उपचुनाव हुए हैं। बीजेपी 6 सीटें थी, बीजेपी की 6 सीटों पे उसने अपनी जीत हासिल की है। जी। मध्य प्रदेश में उनकी सरकार चल रही थी, उनकी सरकार और सेहत पे कोई फर्क नहीं है जी। साख पे जरूर प्रभाव पड़ता अगर होता। तो और अगर बिहार के लिए जा रहे हैं तो वहां का अभी तस्वीर साफ नहीं है, अभी साफ है, तस्वीर साफ नहीं है। तो फैसला, हाँ, लेकिन अभी कहाँ, मतलब लेकिन सर इसमें ये जल्दबाजी होगा, ये जल्दबाजी है बिल्कुल। ये क्योंकि जो प्रधानमंत्री का अपने मुख्यालय जाना इस समय, जो बाकी वो जाने बेहतर या पार्टी जाने बेहतर की क्या कारण है, लेकिन जो हम लोग तो क्या जीत मान ली है क्या एनडीए ने? जिससे तो यही संकेत मिल, जीत मान ली होते, जीत मान ली होते। जिस तरह से उन्होंने सीधे सीधे निंदा की आरजेडी और कांग्रेस के जो नेता हैं वो चुनाव आयोग के, सीधे सीधे शहनवाज हुसैन ने कहा कि बिल्कुल लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, भरोसा अगर नहीं होता तो हुटर बच गया। एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की, आपको बता देते हैं। बड़ी खबर यह है कि तेजस्वी यादव राघोपुर से जीत चुके हैं, जीत हासिल कर ली है तेजस्वी ने। वीआईपी के मुकेश सहनी की हार हुई है, तो तेजस्वी जीत चुके हैं। सिमरी बख्तियारपुर से मुकेश सहनी हारे हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, बिहार में एनडीए को बहुमत लगभग तय माना जा रहा। अवनीश, और क्या अपडेट्स आपके पास? हमको ऐसा लगता है कि जहां कम वोटों के अंतराल में राजद जीत रहा था, वहां हराने का काम किया गया है। 100, 200, 500 वोटों से उसको हराने का काम किया गया। अगर भाई वीरेंद्र भी कम वोटों से जीतता तो भाई वीरेंद्र भी टारगेट में था, लेकिन जनता ने इतना उमज के वोट दिया और लालू जी का इतना कस के आशीर्वाद मिला, तेजस्वी जी का सहयोग मिला और राबड़ी जी का आशीर्वाद मिला, जिसकी वजह से भाई वीरेंद्र आज 35 से चुनाव जीता। जेडीयू काफी कम सीटों पर चुनाव जीती है, क्या कहेंगे आप? अब तो जनता अभी तो ये तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं और जिस तरह से जश्न का माहौल नजर जरूर आ रहा है, लेकिन भारतीय जनता
पार्टी के जो प्रवक्ता हैं शहनवाज हुसैन, अखिलेश जी, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहनवाज हुसैन बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, बहुत शालीनता से अपनी बात को रखते हैं, अक्सर वो मुस्कुराते हुए अपनी बातों को रखते हैं, बयान देते हैं, लेकिन अभी उनकी बॉडी लैंग्वेज से क्या लगा आपको? टेंशन साफ साफ उनके चेहरे पर दिख रही थी। बहुत तनावग्रस्त थे और ऐसा लग रहा था कि जो जीत की घोषणा शब्दों से कर रहे हैं वो कहीं दिल में उनके कहीं कसक है, कहीं धधक है, कहीं वो उस कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कर रहे थे। दूसरी बात ये है कि ये तो एक संवैधानिक प्रक्रिया है कि अगर हम किसी बात से सहमत नहीं हैं तो हम चुनाव आयोग चले जाते हैं। इसमें बुरा मानने की क्या बात है? आप भी जाते हैं, ये कोई इशू है क्या? आप कह रहे हैं कि इसमें लोकतंत्र का क्या माखौल उड़ा रहे हैं? अगर हम अपनी बात चुनाव आयोग के पास जाके कह रहे हैं तो क्या इसमें माखौल क्या उड़ा रहे हैं? दरअसल बीजेपी का जो बयान आया है, शहनवाज जी ने जो कहा कि हम सरकार बनाने जा रहे थे, वो एक मैसेज देने की कोशिश जरूर की है, लेकिन वो देने में कामयाब नहीं रहे हैं। अच्छा अवनीश, मैं लौट रहा हूं विपिन जी आपके पास। अवनीश भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए। अवनीश, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल। बताइए क्या हलचल है वहां पर और क्या अपडेट अभी आपके पास, क्योंकि खबर ये आ रही है कि राघोपुर से तेजस्वी यादव ने जीत हासिल कर ली है। हाँ बिल्कुल, देखिए तेजस्वी यादव ने राघोपुर से जीत हासिल की है और बड़ी जो है वो वोटों से जीत हासिल की है। अभी हम राबड़ी देवी के आवास पे हैं और आवास की तस्वीर आपको हम साफ तौर पर दिखा रहे हैं। कार्यकर्ता है वो काफी उत्साहित है और अभी जो है आरजेडी से भाई वीरेंद्र जो मनेर से चुनाव लड़ रहे थे और उन्होंने बड़ी जीत हासिल की है और वो पहुंचे हुए हैं, तो तमाम कार्यकर्ता भी उनका स्वागत कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं में काफी इसको लेकर उत्साह है कि तमाम जो आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं वो उत्साहित हैं तेजस्वी यादव के जीत को लेकर, क्योंकि तेजस्वी यादव को राघोपुर की जनता ने जिताया है और राघोपुर की जनता को ये विश्वास था कि इस बार तेजस्वी यादव जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो एक विधायक के तौर पर नहीं बल्कि एक मुख्यमंत्री के तौर पर जो है आरजेडी राघोपुर की जनता ने वहाँ को तेजस्वी यादव को वोट किया था और तेजस्वी यादव एक बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में वो उन्होंने वहाँ से जीत हासिल की है। तो राघोपुर की जनता भी काफ़ी खुश होगी और ख़ास तौर पे जो तेजस्वी यादव का तमाम कार्यकर्ता जो है, ये हम आपको तो तस्वीर दिखा रहे हैं, ये राबड़ी देवी के आवास के बाहर की तस्वीर है और सभी कार्यकर्ता जो है वो इनका इंतजार कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव बाहर निकले, जनता का अभिवादन ले, लेकिन तेजस्वी यादव अभी आवास से निकले नहीं हैं। और जो खबरें हैं कि जो आरजेडी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो चुनाव आयोग गए हैं और चुनाव में गड़बड़ी को लेकर, खासतौर पर मतगणना में जो गड़बड़ी हुई है उसको लेकर लोगों ने शिकायत भी की है। और जो आरोप है कि कई विधानसभा में जो काउंटिंग हो रही थी, जो मतगणना हो रही थी, उसमें कई उनके उम्मीदवार जीत गए थे, इसके बावजूद उनको सर्टिफिकेट देने में देरी की गई, उनको सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। और तमाम आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन क्या वहां पर भी जश्न जैसा माहौल है क्या? क्योंकि दिल्ली में तो तैयारी की जा चुकी है जश्न की। प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचने वाले हैं 10 बजे। वहां पर आप दिखा रहे हैं कि लोग आए हैं, लेकिन जश्न की कोई तैयारी है या फिर अभी मामला हमें कुछ अटका सा नजर आ रहा है? क्योंकि अभी संशय सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं में है, दिल्ली में भी और बिहार में भी। वहां पर क्या सोच रहे हैं पार्टी के कार्यकर्ता? उतना तो उत्साह, नारेबाजी हमें कुछ वहां पर ज्यादा तो दिख नहीं रही है। नहीं बिल्कुल, देखिए अभी उत्साह उस तरह का नहीं है जो दिखना चाहिए था। आरजेडी के कार्यकर्ता सुबह से ही जरूर ये आस में थे कि इस बार तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार में सरकार बननी तय है, लेकिन जो तस्वीर अभी तक आई है वो ज़्यादा उत्साहवर्धक अभी तक नहीं है और तमाम कार्यकर्ताओं के आस पर जरूर पानी जरूर फिरता दिख रहा है और लोगों में ये उम्मीद जरूर थी कि इस बार आरजेडी बेहतर रिजल्ट आएगी, आरजेडी की बेहतर संख्या होगी और संख्या जो है जो 2000 खासतौर पर माफ कीजिए जो 122 का जो आंकड़ा है वो 122 का आंकड़ा अभी आरजेडी पार महागठबंधन की तरफ से पार कर दी जाएगी, लेकिन अभी तक तस्वीर साफ नहीं हो पाई है और अभी तक फुल मेजोरिटी किसी को नहीं दिखाई जा रही है। तो ऐसी स्थिति में आरजेडी के कार्यकर्ता सुबह में उत्साहित जरूर थे, चाहे पार्टी दफ्तर की तस्वीर हम लोगों ने लगातार दिखाई या राबड़ी देवी आवास की तस्वीर दिखाई, लोगों में उत्साह जरूर था, लेकिन वो उत्साह अब वैसा दिख नहीं रहा है। अच्छा अवनीश, बीजेपी कार्यालय दिल्ली में तो सब लोग एकत्रित हुए हैं, वहां पर आप बता रहे हैं कि सिर्फ आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, बाकी दल जो घटक दल हैं वो कहाँ हैं? उनके नेता कार्यकर्ता कहीं नजर आ रहे हैं क्या आपको?
नहीं, देखिए अभी आपको फिर तस्वीर हम दिखाएंगे कि इसमें जो तमाम जो कार्यकर्ता है वो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, महागठबंधन के अन्य घटक दल के कार्यकर्ता अभी नहीं पहुंचे हैं। और जो बातें थी कि तमाम जो विधायक हैं या जो उनके कार्यकर्ता हैं वो राबड़ी देवी के आवास पहुंचे और यहाँ से जो है वो खुशी मनाए, लेकिन जो तस्वीर अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है। जो मैंडेट जो है, जो अभी जो 122 का जो जादुई आंकड़ा है, उस आंकड़े तक अभी तक महागठबंधन नहीं पहुंच पाई है, तो इसका भी कहीं ना कहीं असर है। अखिलेश जी का एक सवाल है, कार्यकर्ता उतने उत्साहित नहीं है। अरे अवनीश जी, कार्यकर्ताओं की बात नहीं हो रही है। जैसे आपने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के सारे वे नीति निर्धारक लोग नीतीश जी के साथ बैठ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष बैठ गए हैं, तो ये बड़े नेता कहाँ हैं? चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त आ रही, फिर सवाल लेते हैं अवनीश जी से, सुन लेते हैं पहले क्या करें। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से मतगणना संबंधी सूचनाएं देने के लिए पुनः आयोग की टीम आपके सामने प्रस्तुत है। सबसे पहले तो मैं आयोग की तरफ से इस बात को साफ कर देना चाहता हूं कि आयोग के सभी अधिकारी और पूरी मशीनरी बहुत ही मुस्तैदी से, पूरी मेहनत से निर्वाचन की समस्त प्रक्रियाओं को पूरी तरह से ठीक ढंग से समझ के उस तरह से ये मतगणना का कार्य करा रही है। आयोग कभी भी किसी के दबाव में नहीं रहा है और जो भी प्रक्रियाएं हैं, पहले भी जैसा कहा है कि पूरी प्रोसीजर को फॉलो करके उसमें नेचुरल कोर्स में जो भी टाइम लग रहा है उस पर ये चुनाव के रिजल्ट का कार्य किया जाएगा। काफ़ी संख्या में अंतिम नतीजे प्राप्त हो गए हैं। बचे हुए विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अंतिम कुछ ही चरणों का मतदान कार्य शेष रह गया, जिसे त्वरित गति से किया जा रहा है और जो अंतिम चरणों में जो भी प्रक्रियाओं के पालन करने की आवश्यकता पड़ेगी उसे आयोग के अधिकारीगण, रिटर्निंग ऑफिसर्स, आयोग के पर्यवेक्षकों के देखरेख में इसको अंजाम देंगे। विशेष रूप से जो एक समस्या कई बार आती है कि जो मार्जिन है और बहुत कम मार्जिन है, वो यदि पोस्टल बैलेट के जो रिजेक्टेड वोट्स हैं उनसे कम रहता है तो फिर वो उसको गिनती करने के लिए कैंडिडेट मांग कर सकते हैं और उस दिशा में जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसको काउंट करेंगे। तो वो ऐसी स्थिति कुछ जगहों पे ही आ सकती है जहाँ पे कि मार्जिन बहुत कम है और ये जो पोस्टल बैलेट रिजेक्टेड होंगे वो उसको फिर से गिनने की ज़रूरत पड़ेगी। और जो भी छोटी मोटी और समस्याएं हैं उसको वहाँ पे ऑब्जर्वर्स अपनी देख रेख में उसको निपटाते हुए उस मतगणना कार्य को कराएंगे। जैसा कि उम्मीद है कि ये अब कुछ ही चरणों के चुनाव शेष हैं। ज़्यादातर जो देखा गया है करीब 17 स्थानों पर 5 से कम चरणों का चुनाव बचा है। कुछ जगहों पे 10 से ज़्यादा हैं लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। और अभी जो लेटेस्ट आंकड़े हैं वो चूँकि बहुत डायनेमिक है, इसीलिए हर राउंड का चुनाव के नतीजे आते जा रहे हैं। उसकी सूचना अभी हमारे साथी अधिकारी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। जहाँ तक उपचुनावों के नतीजों का प्रश्न है, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, मणिपुर, नागालैंड, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के नतीजे आ चुके हैं। उड़ीसा की 1 सीट और मध्य प्रदेश की 8 सीट के लिए भी अंतिम चरण में ये मतगणना की स्थिति है। मैं और ज़्यादा बिहार के बारे में जानकारी देने के लिए मैं अपने साथी चंद्रभूषण जी से कहूँगा कि वे डिटेल इसके बारे में बताएं। जी नमस्कार दोस्तों, जैसा कि ये विदित होगा कि हमारे यहाँ जो है काउंटिंग की प्रक्रिया बड़ी ज़ोर शोर से चल रही है और अपने वेबसाइट के हिसाब से अगर मैं देख रहा हूँ तो उसके हिसाब से अभी तक 146 सीटों के नतीजे जो है वो डिक्लेयर हो चुके हैं और 97 जो है वहाँ के ट्रेंड्स जो है वो दिए गए हुए हैं। अभी 1 घंटे पहले एक पर्टिकुलर
सोशल मीडिया में एक मैसेज आया था कि किसी पार्टी के द्वारा कि उसमें 119 सीट किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए जीतने के बारे में बात की गई थी। मैं यहाँ ये लगभग 1 घंटे पहले की बात थी। आप हमारा वेबसाइट पब्लिक डोमेन में है और आप सभी अच्छे तरीके से उसको बार बार देख भी रहे होंगे और आप समझ रहे होंगे इसमें कि जो जीत जो है वो अभी जो दिखाई जा रही है वो कुल 146 है, कुल 243 सीटों में, और 97 सीटों में रुझान जो है वो दिखाए हुए हैं और ये फैक्चुअल सिचुएशन है उस चीज़ को लेकर के। जो रीकाउंट की बात या जो बात कहीं कहीं आ रही है उसमें सिर्फ इतना है, मैं आपको कमीशन का 18 मई 2019 का एक इंस्ट्रक्शन है, उसकी लाइन मैं पढ़ के एक बार सुना देता हूं। वेयर द मार्जिन ऑफ विक्ट्री इज लेस देन द नंबर ऑफ पोस्टल बैलेट पेपर्स रिजेक्टेड एज इनवैलिड एट द टाइम ऑफ काउंटिंग, all the rejected postal ballot papers shall be mandatorily, I repeat, mandatorily re-verified by the returning officer before declaration of result. Whenever such re-verification is done, the entire proceeding should be videographed as per instructions of commission. So this is the existing instruction issued on 18th May 2019. So wherever जहां कहीं भी ऐसी कोई सिचुएशन बनती है जिसमें कि मार्जिन ऑफ विक्ट्री जो है अगर वो पोस्टल बैलेट जो इनवैलिड डिक्लेयर हुआ है, रिजेक्ट हुआ है, अगर उससे कम है तो उसमें ये रीवेरिफिकेशन का कार्य जो है रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा मैंडेटरीली किया जाएगा। इसके अलावा जो बात है हमारे यहाँ जो है राउंड की गिनती बड़ी तेजी से हर जगह चल रही है और जैसा कि आप देख रहे होंगे ये संख्या जहां पे अब गिनती जो है कुछ ही चरणों में बाकी है वो बहुत ही डायनेमिक है, जैसा कि हमारे महासचिव महोदय ने ऑलरेडी आप लोगों को बताया है। तो जैसे जैसे इसके नतीजे आते रहेंगे वैसे वैसे आप तक ये पूरी जानकारी पहुंचती रहेगी और ये अगर ये भी कमीशन का आदेश है कि हम लोग हो सकता है एक बार और पुनः मध्यरात्रि के आसपास अगर मिलने की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग पुनः हाजिर होंगे फाइनल अपडेट लेकर के आप लोगों के पास इस चीज के बारे में। थैंक यू। प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे क्योंकि शिकायत लेकर पहुंचे थे कांग्रेस और शिकायत 2 दर्जन सीट ऐसी है जो माननीय चुनाव आयोग को हमने बताया कि 2 दर्जन सीटों में हेरा फेरी की कोशिश शाम 5 बजे के बाद शुरू की हुई है और मुख्यमंत्री कार्यालय से हुई है। बड़े बड़े नेता बैठे हुए हैं और एक बहुत ही प्यारे से अधिकारी भी साथ में बैठे हुए हैं। वो प्यारे से अधिकारी हर जगह फोन कर रहे हैं। तो लो मार्जिन जहां जहां है उन लो मार्जिन में खेल करने की कोशिश हो रही है। अब आपको मैं उदाहरण दूं, आप शुरू करिए। चलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे हिलसा हमारे कैंडिडेट को कह दिया गया था कि आप 527 सीट से वोट से जीत गया। बाद में और कहा कि सर्टिफिकेट के लिए वेट करिए। बाद में बताया गया आप 12 वोट से हार गए। मुंगेर में 4 ईवीएम की गणना नहीं हो रही है और वहां परेशानी की। अब बछवाड़ा की वही हालत। तो कुल मिलाकर अगर कहें राजा पकड़, टेकाड़ी, परिहार में यही कहानी हुई। मेरे पास पूरी लिस्ट है जिसमें मैं आपको बता सकता हूं। आप शुरू करिए छपरा, महिसी, भोरे, आरा, दरोंदा, परबत्ता, परिहार, सकरा, कल्याणपुर, रामगढ़ में तो कमाल हुआ। अब सुधाकर जी हमारे कैंडिडेट वहां चुनाव जीत गए। तब तक इनका तंत्र चालू नहीं हुआ था। तो जब तंत्र चालू हुआ तो उन्होंने ढूंढना शुरू किया कि वो गए कहां सर्टिफिकेट लेकर के। हो सकता है सर्टिफिकेट ले लेते उससे। ये जब प्रक्रिया आप करेंगे लोकतंत्र में तो माननीय चुनाव आयोग को कहा हमने कि साख और गरिमा आपकी है। यहाँ स्थानीय प्रशासन आपकी गरिमा को ठेस न पहुंचाए, ये आपको इंश्योर करना है। कमीशन से क्या नहीं, उन्होंने कहा है कि सीट टू सीट जो आपका कंप्लेन है हम उसकी जांच करेंगे। मनोज जी, एक सवाल होता है कि क्या प्रूफ आपके हाथ में लग गए कि आप कमीशन आए अपने बात? देखिए, मैं सबसे बड़ी इससे बड़ा प्रूफ क्या हो सकता है कि पूरे दिन हम लीड करते रहें और कैंडिडेट को ये कह दिया जाए कि आप बैठिए, अब सर्टिफिकेट देने का वक्त है, और अचानक आके कहा जाए कि ना साहब रीपोल हुआ और रिकाउंटिंग हुई और आप 56 वोट से हार गए।
और कमाल की बात है, जहां वो रिकाउंटिंग चाह रहे हैं वहां रिकाउंटिंग मिल रही है, जहां हम रिकाउंटिंग चाह रहे हैं वहां रिकाउंटिंग नहीं मिल रही है। तो ये जो एनॉमली है, ये जो विसंगति है, एक पक्षीय काम है। इस तरह की विसंगतियों से लोकतंत्र को अपहरण करने की, जनमत के अपहरण की ये कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिशें हम कामयाब नहीं होने देंगे। बिहार की आवाम ने बदलाव का मन बनाया था, बदलाव से 1 डिग्री नीचे नहीं उतरेगी वो। ये अंक की जो हेराफेरी कर रहे हैं कि इतने पे अटका के रखो, ये इंस्ट्रक्शन है कि आरजेडी महागठबंधन अलायंस को इतने पे ही रखो, क्योंकि जो 5-7 अन्य जीते हैं वो हमारी तरफ नहीं आएंगे, इनकी तरफ जाएंगे। आप जानते हैं उन दलों का क्या मिजाज है। तो अंतोगत्वा यही बात है कि माननीय चुनाव आयोग के पाले में गेंद है, वो फैसला लेंगे, एक एक सीट की निगरानी करेंगे। और ये जो मुख्यमंत्री कार्यालय से बैठ करके जनमत को रिमोट कंट्रोल से बदलने की कोशिश हो रही है ना, उसे कामयाब नहीं। ऑप्शन भी आप लोगों के पास है? देखिए, अभी देखा जाए, अभी तो मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ कि इतनी कुत्सित तरीकों की कोशिश के बावजूद सरकार हमारी बनेगी। लेकिन जादुई आंकड़ा जो है वो तो एनडीए अब पहुंच चुका है, लगभग मिल गया। तो मनोज झा को आप सुन रहे थे अब इलेक्शन कमीशन से जब वो निकले चुनाव आयोग से मिलकर। लेकिन फिलहाल आपको बता दें, बिहार चुनाव को लेकर बड़ी खबर, वोटों की गिनती जारी है। आखिरी राउंड की जो काउंटिंग है फिलहाल वो चल रही है। 146 सीटों के नतीजे घोषित हुए। 97 सीटों का रुझान आना अभी बाकी है। 95% से ज्यादा वोटों की गिनती बिहार में पूरी हो चुकी है। अब तक 3.97 से ज्यादा वोट गिने गए हैं और बिल्कुल ये आखिरी पड़ाव कहा जा सकता है। ईवीएम को दोष देना, कभी किसी और चीज को दोष देना, ये इनकी ठीक सीख है और स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां बन रही है और जो भी सहयोगी दल है उनका सहयोग भी मिलेगा और इसको देखते इनके पैरों तले जमीन खिसकी हुई है। दोनों पार्टियों ने स्पष्ट तौर पर सीधे चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। ये वही लोग हैं जो चुनाव को बैलेट के माध्यम से बूथ कैप्चरिंग किया करते थे। आपको याद है ना बूथ कैप्चरिंग का जमाना? ये बूथ कैप्चरिंग करने वाले लोग हैं, तो इनको ऐसा ही लगेगा। 2 मिनट लगेगा। अपने एक तरफ आरोप तो दूसरी तरफ पलटवार भी हो रहा है। मैं सीधे जवाब ले लेता हूं। राजीव कुमार जी, आपको आवाज आ रही मेरी? राजीव जी, चले राजीव जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। विपिन शर्मा जी, जो आरोप लगाए हैं अभी आप मनोज झा ने, ये तो बड़े आरोप हैं। वो तो सीधे कह रहे हैं कि सीएम कार्यालय से सीधे नजर रखी जा रही है और 2 दर्जन सीट ऐसी हैं जहां पर सीधे वोटों की हेराफेरी हो रही है। देखिए, ऐसा है कि 100 बातों की एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि ये जो आंकड़ा है 115 का, ये 115 का आंकड़ा यही सारी कंफ्यूजन क्रिएट करनी थी। ये देखिए, यही एक अनुमान लगाया जा रहा था कि जब अगर दोनों, एक राजनीतिक दल अगर पहुंच जाए 120, 121 तक और दूसरा 115 और कांटे की टक्कर बन जाए, तो यहां पर यह कंफ्यूजन क्रिएट होनी थी। ये बिल्कुल इसी बात का एक अंदेशा जताया जा रहा था और वही हुआ। तो यहां पर मैं बोलना चाहूंगा, अभी देखिए, क्योंकि ये जो दृश्य अभी हम टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि यहां पर एक जश्न का माहौल बन रहा है। मैं उसके पहले बोलना चाहूंगा, जो शहनवाज हुसैन ने बात करी कि मखौल वाली बात करी, उन्होंने बोला कि ये मखौल उड़ाया जा रहा है। देखिए, लोकतंत्र की खूबसूरती है, विपक्ष मजबूत होना चाहिए और सवाल जवाब पूछने चाहिए कि अगर आपको कहीं अंदेशा जताया जा रहा है, आपको किसी बात की कोई आपको शक शुमा है, तो निश्चित बात है आपको पूरा हक है कि आप उसमें चुनाव आयोग जाएं या अपने सवाल पूछें। तो यहां मुझे ऐसा लगता नहीं है, मैं इत्तेफाक नहीं रखूंगा कि ये कोई आप मखौल उड़ा रहे हैं चुनावी प्रक्रिया का। तो ये बिल्कुल सबको हक है कि अगर आपको कहीं कोई अंदेशा लग रहा है कुछ किसी बात का, तो आपने मेहनत करी है इस लोकतंत्र के महापर्व में। हर एक राजनीतिक दल अपना पूरा जोर लगाता है, तो यहां पर अगर उनको ऐसा लग रहा है कि अंतिम स्थिति आते आते कुछ ऐसे स्थिति बन रही है कि जो उनके हित में नहीं जाएगी और कहीं कुछ जगह पे उनको लग रहा है कि ये, और जो आरोप जो अभी मनोज झा जिस तरह से लगा रहे हैं, वो मेरे को लगता है कि वो शायद ज्यादा वो ठीक नहीं है, क्योंकि जो बोल रहे हैं कि सीएम हाउस से या वो वहां से नियंत्रण हो रहा है, तो ये देखिए वो तो ठीक है। राजीव जी से मैं जवाब ले लेता हूं। राजीव जी, अब आपको मेरी आवाज मिल रही है स्पष्ट? चलिए, राजीव जी तक संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैं अखिलेश जी आपके पास आता हूं। ये तो बड़े आरोप हैं और चुनाव आयोग ने मुझे लगता है कि सबूत मांगे हैं कि आप एविडेंस दीजिए, और उसके बाद उन्होंने अपनी बात को रखा और चुनाव आयोग ने स्पष्टीकरण भी दे दिया। आप देखिए, सीधे चुनाव आयोग ने कोई सबूत नहीं मांगे हैं। चुनाव आयोग ने अपनी बात कह दी कि 18 मई 2019 का जो
नियम है उसके तहत जहां पे भी आप रिकाउंटिंग के लिए कहेंगे हम बाउंड हैं रिकाउंटिंग कराने के लिए, न सिर्फ बाउंड हैं बल्कि उसकी वीडियोग्राफी कराने के लिए भी बाध्य हैं। तो उस पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। तो ये जो मनोज झा बार बार सवाल उठा रहे थे उसका उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दिया है। अभी थोड़ा सा मामला ये है कि जिस तरह से कहा जा रहा है ना कि अभी करीब 35-40 लाख वोटों की गिनती बाकी है अभी तक, और 97 का रुझान आ रहा है। वो कब तब्दील हो जाए परिणामों में वो देखना होगा। तो अभी कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि राहुल विपिन जी जो कह रहे थे कि लड़ाई बिल्कुल कांटे की है, बिल्कुल रखना चाहिए। जनता जो जनादेश दी है उसको स्वीकार करना चाहिए। फिर अपनी हार का ठिकाना किसी पर फोड़ने की जरूरत नहीं है। खुद अपने गिरबान में झांके। 2 दिनों में मैं देखा हूं, 2 दिनों में महागठबंधन के लोग, आरजेडी के लोगों ने जब लगा उनको कहीं न कहीं से किसी प्रकार से उनको जो सूचना प्राप्त हुई कि हमारी सरकार बन रही है, तो उन्होंने जो तांडव किया है और जिस प्रकार की हरकतें की हैं, यहाँ की जनता इस चीज को जानती थी और उनके महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने जहां तहां उपद्रव किया है। वहां की जनता जानती थी कि अगर एनडीए की सरकार गई और महागठबंधन की सरकार आई तो फिर बिहार का एक तरह से विनाश ही होगा और बिहार बदनाम ही भी होगा। इससे को समझते हुए बिहार की जनता ने जनादेश एनडीए की ओर बढ़ाया है। इसके लिए बहुत बहुत आभार। तो ये जश्न भी है, आप देखिए। और जिस तरह से हम अभी देख भी पा रहे थे, मनोज झा थोड़ा सा परेशान नजर आए थे चुनाव आयोग से मिलने के बाद, और सीधे सीधे उन्होंने तो ये आरोप लगाया। राजीव कुमार जी, ये बहुत बड़े आरोप हैं अपने आप में। आप देखिए, आप बहुत देर से उंगली उठा रहे थे। जश्न की तैयारी तो कर ली गई है, लेकिन बिहार में भी जश्न की तैयारियां चल रही, वहां पर जो तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई। आप देखे होंगे कि महागठबंधन के जो 2 दिन पहले से ही जिस तरीके से आप लोगों ने रुझान दिखाया था, इन लोगों में उत्साह था, और कहीं ना कहीं सुबह से कोई भी चीज, किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं दिखी। जैसे ही एनडीए की बढ़त हुई, इन लोगों की बेचैनी बढ़ गई, और सभी चीजें कहीं ना कहीं जब कोई भी चीज इनके पाले में हो तो सब चीज सही है। अगर इनके विपरीत हो तो चुनाव आयोग गलत है, इलेक्शन कमीशन गलत है, कहीं ना कहीं एनडीए की जो यहाँ की सरकार है वो गलत है। आप देखेंगे जो सीट ये जीत गए हैं उसके लिए सही है, लेकिन जो सीट हार रहे हैं उसमें इनको दिक्कत है। देखिए, जब चुनाव होता है, जब आपसी टकराव होता है, जब वोट का आंकड़ा काफी कम होता है, तो दोनों प्रत्याशी आपस में वहां पे रिकाउंटिंग कराते हैं। और जब आपका इलेक्शन कमीशन आपका मदद कर रहा है, ऐसा नहीं है कि इलेक्शन कमीशन किसी एक पार्टी का नहीं, वो कह रहे हैं कि सीएम कार्यालय से नजर रखी जा रही है और लो मार्जिन में खेल करने की कोशिश है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये वैसे लोग हैं जिनके कार्यकाल में बैलेट पेपर फाड़ कर फेंक दिया जाता था, बूथ को लूट लिया जाता था। ये वैसे लोग हैं, इनकी विचारधारा वैसी है, इसीलिए इनको कहीं ना कहीं दिक्कत हो रहा है। जो सीटें जीत गए हैं वहां कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सीटें हार रहे हैं उस पर इनकी प्रतिक्रिया व्यक्त की जा रही है। चुनाव आयोग गलत है, सरकार अपनी हस्तक्षेप कर रही है, कहीं ना कहीं सरासर ये सभी आरोप बेबुनियाद हैं, और इन सभी चीजों से राजद को बचना चाहिए। राजद को कहीं ना कहीं जनता के विश्वास और भरोसों को, जो उनको सम्मान दिया है, जो मत मिला है, उसका अभिनंदन करना चाहिए, और उस जनता का आभार व्यक्त करना चाहिए कि आपने मुझे इतना सम्मान दिया कि हम अभी इस लड़ाई में जारी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ, बार बार एक चीज बोल रहा हूँ कि आने वाले समय में नतीजा हमारे साथ होगा और सरकार हम बनाएंगे। खुर्रम साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? चलिए, उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। विपिन जी, मैं आपके पास बोलिए। जी देखिए, मैं उसी बात को दोबारा दोहराऊंगा, मैं उसमें कुछ इजाफा करूंगा। मैंने जब ये बात बोल रहा हूं कि ये कांटे की टक्कर है, तो ये और इत्तेफाक कहिए कि इसके कारण अब जो है कमी पेशी नज़र आ रही है इनको चुनावी प्रक्रिया में, और अलग अलग जो आरोप लगा रहे हैं महागठबंधन और राजद वाले। तो ये देखिए, आप एक मैं उदाहरण देना चाहूँगा कि अगर आप एक बच्चा समझिए कि बच्चा जाके जो ये आरोप दूसरे पे लगा रहे हैं, जो जिस तरह से बोल रहे हैं कि सीएम हाउस से और वहाँ से मुख्यमंत्री नियंत्रण कर रहे हैं, तो ये देखिए, अगर आप एक उदाहरण मान के चलिए कि एक बच्चे को इम्तिहान की कॉपी दे दी जाती है कि आप इसको नकल कर दिए, तो वो एक परिस्थिति ये होती है कि वो पूरा उसको जब आपने दे दिए कि क्या क्या प्रश्नों के क्या क्या उत्तर हैं, तो वो 100 में से 100 ले आता है या 100 में से 90 ले आता है। तो यहाँ पर वो वाली स्थिति तो हुई नहीं। एनडीए की बात करें
ये तो कांटे की टक्कर है। यहां पर अगर ये तो पूरे लेके आते, सीटें लाते, तो बात यहां पर क्यों की कांटे की टक्कर है, कांटे की टक्कर है ऐसा तो नहीं है। अगर ये गड़बड़ी करनी होती, ईवीएम में कुछ गड़बड़ी करनी होती या और कुछ मामला कहीं ऐसे कुछ कमी पेशी होती तो फिर वो और अंतर बढ़ता। तो यहां पर ये जो क्योंकि कांटे की टक्कर है, तो ये साफ दर्शाता है कि ऐसी चुनावी इस पूरी जो प्रक्रिया हुई है तो उसमें कमी पेशी निकालना मुझे नहीं लगता ये ठीक होगा। अच्छा पूजा, आपको भी बाकी हक सबको है अपने गिले शिकवे आगे रखने का। पूजा, अभी मनोज झा को हम देख रहे थे, अभी उनकी बॉडी लैंग्वेज से ये लग रहा था कि बहुत ज़्यादा निराश है वो, और मनोज झा ने तो यहाँ तक कह दिया कि लो मार्जिन में खेल करने की कोशिश हो रही है। चुनाव आयोग भी वो गए। आपको लग रहा है कि थोड़ा सा परेशान है आरजेडी? मनोज झा की बॉडी लैंग्वेज, उनका जो बयान हमने देखा थोड़ी देर पहले, हम देख रहे थे जब वो चुनाव आयोग नहीं जा रहे थे उससे पहले उनके बयान में कॉन्फिडेंस था, चेहरे पर कॉन्फिडेंस था, लेकिन अभी थोड़ा वो बदलावा दिखा। तो ये क्या दिखा रहा है? देखिए, ये 1-2 सीट से हारते हुए, क्योंकि मार्जिन जैसे विपिन जी ने बोला कि बहुत ही मार्जिन कम है, तो इसमें बौखलाहट हो जाती है, ऐसे बहुत गुस्सा भी आता है और खुद पे फिर ऐसा आता है कि कहाँ चूक रह गई, किसी भी तरीके से सरकार बन जाए। दूसरी बात, मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि बिहार में मनोज झा जी ने, आरजेडी के जो नेता हैं, उन्होंने तो बस इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठाए हैं। मैंने तो ऐसे ऐसे चीज़ें देखी हैं जो सीबीआई को, ईडी को, एनसीबी को, जो कि महाराष्ट्र में जो चीज़ हुआ उसमें तो ईडी पे, एनसीबी पे, सीबीआई पे, हर चीज पे ही सवाल उठा दिए जाते हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि इन लोगों को, जो भी विपक्ष में बैठे हैं, इनको ऐसा लगता है कि देश में जो भी स्वतंत्र चीजें हैं वो सब बिकाऊ हैं। इवन मीडिया पे भी ये लोग बातें उछाल देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनको हर चीज बिकाऊ लगता है, क्योंकि खुद ही जब पिछले सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कांग्रेस पार्टी को कि सीबीआई को आपने एक पिंजरे का तोता बना के रखा हुआ है, तो इनको लगता है कि जिस तरीके से मैंने खरीदा उस तरीके से सब खरीद फरोख्त के अंदर ही आते हैं। और हमेशा से बीजेपी अगर अपनी सरकार बनाए तो वहां पर ये बातें की जाती है कि हॉर्स राइडिंग होगी गई और जोड़ तोड़ की सरकार बना ली जाएगी। और इसी वजह से आरजेडी खुद भी पहले जहां पे वोटिंग चल रही है, जहां पे वोटिंग की वो चल रही, क्या काउंटिंग चल रही है, वहां पे सुबह से आरजेडी लगे हुए हैं। आरजेडी के खुद ही तेजस्वी ने ये बोल दिया था कि सब बंदे अपने अपने जगह पे पहुंच जाओ, लेकिन फिर भी मुझे नहीं समझ में आता कि ये चीजें हो कैसे जाती हैं, आखिर हारते समय ये बौखलाहट क्यों आती है बाहर। अच्छा खुर्रम साहब, अब तो आपको मेरी आवाज आ रही होगी? चलिए, उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही मुझे लग रहा है। अखिलेश जी, मैं आपके पास आता हूं। ये ठीक है, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो सवाल यही था, पूजा ने भी ये सवाल उठाया, विपिन जी ने भी यही सवाल उठाया कि जहां जहां आप लोग जीत रहे हैं वहां तो ईवीएम ठीक ठाक है बिल्कुल। आप तो चुनाव आयोग चले गए, मनोज झा ने जो आरोप लगाए उन्होंने चुनाव आयोग के सामने रखी वो चीजें, और चुनाव आयोग ने स्पष्टीकरण दे भी दिया थोड़ी देर पहले। तो इसमें रहा क्या फिर? कहीं हार का तो डर नहीं है? शर्मा की बात सुन रहा था, वो शायद भारतीय जनता पार्टी को डिफेंड करने के लिए बैठी है। जी नहीं सर, मैं किसी को डिफेंड करने के लिए नहीं बैठी हूँ। मैं उस चीज के लिए बैठी हूँ, उस चीज के लिए बैठी हूँ जो कि स्क्रीन पे चल रहा है, जो स्क्रीन पे चल रहा है, मैं उस चीज के लिए बैठी हूँ। आपके लैंग्वेज से नहीं लगता है कि आप जो है सर आपको सर मैं क्यों डिफेंड करूंगी? मुझे जो चीज सही लगेगा मैं उसको बोलूंगी। 370 मेरे को सही लगता है, मैं बिल्कुल डिफेंड करूंगी। 3 तलाक मेरे को सही लगेगा, मैं बिल्कुल डिफेंड करूंगी। मुझे लगता है कि बहुत अच्छे विपक्ष के रूप में आप अच्छे चेहरे बनकर उभरे हो, मैं आपको भी सराहती हूँ। आपको हारने की तो जरूरत ही नहीं। मैं तो बोलती हूँ मनोज झा को अभी भी अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए कि हार नहीं रहे, वो तो जीत के उभरे हैं सर। जिस तरीके से 15 साल से आरजेडी पीछे चल रही थी, मुझे लगता है कि आप हार के भी जीते हो। आपको तो उस सत्ते पर बना रहना चाहिए, आप तो हार के जीते हो। जीतने वाले को बाजीगर नहीं कहते सर। तो निश्चित बात है, एक नई सुबह का आगाज है। महिलाओं की बड़ी इज्जत करता हूँ। और तेजस्वी सच में एक उभरता चेहरा, एक युवा नेता, एक चेहरा से हटके और बहुत जी बिल्कुल। तो इसमें तो कोई निराशा वाली बात नहीं चलेगी ना कि आपके पक्ष में बात हो तो आप समर्थन कर देंगे, आपके खिलाफ कोई बात करेगा तो आप उसे समर्थन नहीं करेंगे। मेरी बात भी सुन लीजिए। आप जब महाराष्ट्र में जिस तरीके से ईडी का गलत इस्तेमाल हो रहा था उस वक्त आप क्यों नहीं बोल रहे थी? सर महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार है। आज जो मीडिया के ऊपर गलत हो रहा है उसके खिलाफ में कौन बोल रहा है? बताइए ना, कौन बोल रहा है? नहीं हो रहा है। कौन बोल रहा है सर? और आपको लगता है कि ईडी का खरीद फरोख्त हुआ है? आपको लगता है ये बात?
देखिए मीडिया की क्रेडिबिलिटी पे कहीं ना कहीं अंगुली उठ रहा है, तो मीडिया के लोगों ने अपने आप में उस तरह का जो है सिचुएशन क्रिएट किया है। क्योंकि सर विरोध में बोल रहे हैं। बिल्कुल नहीं, मीडिया हिंदुस्तान के लोकतंत्र में अगर किसी आपको ये बात याद होगा कि जज आके बाहर, सुप्रीम कोर्ट के जज आके बाहर बोले थे कि हमको प्रभावित किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की बात ही मैं करती हूँ सर, आपने बहुत अच्छा मुद्दा दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जिस तरीके से घर में घुसपैठ कर उनको ले जाया गया, जिस तरह मैं नाम नहीं लेती किसी का, जिस तरीके से उनके साथ ज्यादती की गई है, उस तरीके से तो आपको जो क्लोज केस था उसको तो आपको कोर्ट में ले जाना चाहिए था। किसने दे दिया पुलिस को ये हक किस तरीके से घर से घसीट कर ले जाओ? सर पहले कुछ पढ़िए ना सर, पहले सर लॉ कीजिए ना, पहले सर ज्ञान लेकर आइए ना बोलने से पहले। तो ये आप सुप्रीम कोर्ट का बहाना मेरे सामने मत बनाइएगा, आप मेरे सामने सुप्रीम कोर्ट का बहाना मत बनाइएगा। सुप्रीम कोर्ट तो खुद ही आपको दलील ये देती हुई नजर आती है। सुप्रीम कोर्ट तो खुद ही ये दलील देते हुए नजर आ रही है कि जो हुआ वो गलत हुआ, जो हुआ वो कानूनी प्रक्रिया से जाकर अलग तरीके से हुआ। क्यों नहीं गए कानूनी प्रक्रिया से? आज जब जा रहे हैं वोट के तरफ से, क्यों नहीं गए? विषय थोड़ा सा वो विषयांतर हो जाएगा। वो महाराष्ट्र का मामला है, उस पर पुलिस अपना काम कर रही है, कोर्ट अपना काम कर रहा है। वोट पे बात कीजिए सर, बिहार पे बात कीजिए। खुर्रम साहब बोलिए। आप ईवीएम को लेकर बात हो रही थी, मनोज झा के बयान को लेकर मैंने आपसे सवाल पूछा था, उस पर जवाब दीजिए। बिल्कुल, आखिर कहीं ना कहीं प्रभावित करने की कोशिश की गई है, तो कंप्लेन तो कहीं ना कहीं अभी आपके साथ बैठे हुए हैं पैनल पे, उन्होंने कहा कि आखिर कोर्ट में जब जाएगा मामला तो कोर्ट पूछेगी कि आपने हायर अथॉरिटी के साथ बताया कि नहीं बताया, क्यों नहीं बताया। तो वो अपना काम कर रहे हैं। अगर कहीं से कंप्लेन कैंडिडेट हमारा कर रहा है, कहीं प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, तो उसको वो लोग वहां तक जो हायर अथॉरिटी है उसके पास पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। बिल्कुल। और वही कराने के लिए गए हैं। उसमें इतना आग बबूला होने के लिए और मिर्ची लगने वाली बात कौन सी है? किसी को नहीं लग रही। शहनवाज हुसैन जिसकी आके डिफेंड कर रहे हैं कि ये देश की गरिमा को और ये देश को इज्जत को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। शहनवाज हुसैन साहब भूल जाते हैं कि इसमें इज्जत नहीं जाती है। इत्तेफाक रखेंगे जो शहनवाज हुसैन ने ये बात बोली, मखौल वाली बात, वो ठीक नहीं है, क्योंकि वो निश्चित बात है, हर एक को हक है। अगर आपके गिले शिकवा है या आप अंदेशा जता रहे हैं, निश्चित बात है लोकतंत्र की खूबसूरती है ये गिला शिकवा करना। उनको मिर्ची क्यों लगी? ये मोहतरमा इतना परेशान क्यों है? मैं तो बोल रही हूँ गिला शिकवा करना लोकतंत्र की खूबसूरती है सर। मैं तो आपके बातों पे रख रही हूँ बात। आपने ईडी के लिए सवाल उठाया, फिर मैंने ये बात बोला। अरे सुन तो लीजिए, आप पहले बोली है, इसलिए आप पहले बोली है अपनी बात। नहीं सर, आप बोलिए सर, आपको सुनेंगे फिर तो बोलेंगे। मुद्दे तो आप ही देते हैं ना बोलने का, आप महिला है, आप देते हैं ना मुद्दे बोलने का। आपको सुनेंगे नहीं तो बोलेंगे कैसे? अच्छा, जल्दी से खुर्रम साहब बात पूरी करिए। राजीव जी भी उंगली उठा रहे हैं, उनको कुछ कहना है, फिर मैं जाऊंगा अखिलेश जी के पास। बोलिए, जल्दी बात करिए पूरी। तो क्रेडिबिलिटी पे अगर अंगुली उठती है तो जाहिर सी बात है कि हायर अथॉरिटी के साथ जाके बात किया जाएगा और उसको बताया जाएगा कि यहाँ प्रॉब्लम है, एविडेंस दिया जाएगा। उसके बाद इलेक्शन कमीशन का दायित्व बनता है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उसको किस तरीके से सॉर्ट आउट करेंगे, किस तरीके से जो पार्टियां हैं उनको कन्विंस करेंगे, ये उनकी जिम्मेदारी है। इसमें दूसरे लोग जो हताश हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं, उनको क्यों परेशानी है? वो इलेक्शन कमीशन का काम है। अगर इलेक्शन कमीशन को लगेगा यहाँ बायसनेस नहीं हो रही है, तो इलेक्शन कमीशन उन लोगों को बताएगा कि भाई आप बायसनेस नहीं हो रही है, आप गलत इल्जाम लगा रहे हैं। तो इसमें पॉलिटिकल पार्टी क्यों कूद रही है? ठीक है। राजीव कुमार जी भी जुड़े हुए हैं। राजीव जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे क्या? सब कुछ सीएम सब कुछ सीएम हाउस से ही चल रहा है क्या? मनोज झा तो ये आरोप लगा रहे हैं। देखिए, मनोज झा जी और कांग्रेस के जो हमारे प्रवक्ता बैठे हैं या जितने भी महागठबंधन के सपोर्टर हैं, सभी लोग हताश हो गए हैं, क्योंकि इन लोगों का अनुमान कुछ और था। इन लोगों की जो कल से उत्साह आप देख रहे थे, चरम पे था। आज ये बिल्कुल आसमान से जमीन पे पटक गए हैं। कहीं ना कहीं आप देखेंगे जब भी कोई ऐसी चीज होती है। अच्छा राजीव जी, दिल पर हाथ रख के बताइए कि आपको उम्मीद थी क्या तेजस्वी महागठबंधन आपको इतनी कांटे की टक्कर देगा बिहार में? देखिए, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के प्रति नाराजगी लोगों की ये बात का साफ संकेत था कि लड़ाई तो आपका अंतिम दौर में जाएगा और निर्णायक भूमि में एनडीए सरकार बनाएगा। ये हम लोग शुरू से ही अपना पूरा मोटिव बना के रखे थे और हम लोग इसीलिए कल से बोल रहे थे, जितने भी इनके पार्टी के कार्यकर्ता है कि भाई इतना उत्साह मत हो आप लोग, समय है और कल का नतीजा आने दो। हो सकता है कि आप लोग का उत्साह कल गम में बदल जाए। वही हुआ है।
अब जब सुबह से इनके साथ सही चल रहा था, जब शाम में इनका एक परिवर्तन हुआ तो इनको लगा कि फिर लोकतंत्र खतरे में आ गया, फिर चुनाव आयोग का सवाल। जब जब कोई देश में ऐसी चीजें होती है तो मुझे नहीं समझ में आता। चलिए संपन्न, अखिलेश जी मैं आप ही के पास आता हूं, जिसका जिक्र राजीव कुमार जी कर रहे थे। क्या इतना आसान है क्या, क्योंकि टक्कर बहुत जबरदस्त है, ये आखिरी राउंड है, इसी में तय होगा सब कुछ। देखिए, जब अगर ये किसी भी पार्टी के लिए लैंडस्लाइड विक्ट्री होती है और जीत हार का अंतर 10,000, 20,000, 40,000 होता तो शायद ये सवाल ना उठते। और जो लोग हारते हैं और जो लोग सत्ता में बैठे रहते हैं उनको लगता है कि दुरुपयोग किया जा रहा है। देखिए, हम बहुत निष्पक्ष होने की कोशिश करें तो ऐसा नहीं है कि जो बातें विपक्ष उठा रहा है ऐसा कभी हुआ नहीं होगा, चुनाव को मैनिपुलेट किया नहीं गया होगा। जो संवैधानिक पदों पर बैठे लोग हैं उन्होंने संविधान का अक्षरशः पालन किया है, कई बार कटघरे में खड़ा किया गया है। जगदम्बिका पाल की सरकार को, उत्तर प्रदेश की सरकार को हाईकोर्ट ने बर्खास्त किया, समझे। तो ये सवाल उठते रहे। तो जब मार्जिन कम है तभी संदेह उठता है, उनको लगता है कि हमारे जीत को हार में बदला जा रहा है। लेकिन जब उन्होंने अपनी बात कह दी तो शहनवाज ने जो कहा कि उनको जाना नहीं चाहिए, लोकतंत्र कलंकित हो रहा है, अब ये समझ में नहीं आता है कि चुनाव आयोग के पास जाना लोकतंत्र कलंकित कैसे हो गया। सुप्रीम कोर्ट के पास, हाई कोर्ट के पास जाना न्याय का माहौल कैसे उड़ाना हो गया। अपने वो तो नैसर्गिक न्याय के लिए आप जाओगे तो कैसे हो गया। तो सवाल यही है कि जब आपके लिए जो चीजें अनुकूल हो वो आप उस चश्मे से देखते हैं और वही चीजें जब दूसरे के लिए होने लगती हैं तो आपको बुरा लगता है। तो यहाँ पे सब लोग उसी घटनाक्रम को अपने अपने चश्मे से देख रहे हैं और अपने अपने चीजों से उसको परिभाषित कर रहे हैं। ठीक है, राजीव कुमार जी इसका जवाब देंगे, पहले उनका ऑडियो सही नहीं आ पा रहा था। अब आ रही राजीव जी आपके पास मेरी आवाज? बोलिए, चुनाव आयोग जाना कैसे लोकतंत्र का मुखौल उड़ाना हो गया, बताइए आप। सबको हक है सर, आप लोग भी जाते हैं। सर हम लोग जाते हैं, लेकिन हम लोग ऐसे जनता के मत का सम्मान करते हैं। हम लोग ऐसे नहीं करते हैं कि सुबह से सुबह से पूरा उत्साहित हैं और शाम में जब एकाएक जब आपके खिलाफ में चीजें जाता है तो आप हर चीज में सवाल उठाओ। कहीं ना कहीं आपकी बेचैनी और आपकी नाकामी और आपकी हार को दर्शा रहा है। बिहार की जनता ने आपको जो माइंडेड दिया है, जो आपको मत दिया है, आप उसका सम्मान करें। आप जनता के बीच में, जनता के सम्मान के साथ रहिए ना। आप हर चीज में क्यों सवाल उठा रहे हैं? कहीं ना कहीं हर चीज में कांग्रेस और राजद जब भी कभी पिछड़ जाती है, इन लोगों को लगता है सरकार की इसमें गलतफहमी है, सरकार की नहीं, आपके इलेक्शन कभी तक है। हर चीज में अगर आपको जनता मत दी है तो उस मत का सम्मान कीजिए, जनता का अभिनंदन कीजिए कि आप इतने लड़ाई में हैं। इतना होने के बाद भी अभी तक आप इतनी जंगल राज के स्थापना करने के बाद आप इस बार भी लड़ाई में हैं। भूल जाइए सर अब जंगल राज को तो आप लोग, क्योंकि राजीव जी नहीं भूल जाइए अब जंगल राज को। अभी हमने देखा था कुछ टाइम पहले सोनिया गांधी जी का लोकतंत्र के खतरे के साथ चिट्ठी आया। अब इन बातों से मुझे नहीं लगता कि ज्यादा फर्क पड़ने वाला, और फर्क पड़ता तो शायद इतनी टक्कर नहीं दे रहे होते आपको तेजस्वी। इनको शर्म आनी चाहिए, नहीं, जनता के मत का सम्मान करें, ना कि जाके चुनाव और उससे पहले पूजा ने भी जो बात कही थी कि तेजस्वी एक बड़े नेता के तौर पर उभर कर सामने आ रहे हैं, और मैंने भी इस बात की सराहना की थी कि जिसकी सरकार पिछले 15 सालों से मुख्यमंत्री है उसको अगर टक्कर दी है, कांटे का मुकाबला अगर चल रहा है तो हर कोई इसकी सराहना कर रहा है। देखिए सराहना, देखिए अगर आप लड़ाई में हैं, आप अभी लड़ रहे हैं तो इंतजार कीजिए। आप ऐसे हताश होके, निराश होके एक दूसरे पे कमेंट करना, सवाल उठाना, चुनाव के पास जाना, आपको जहां जाना है आप जाइए। अभी और बहाने बनाइए, आने वाले समय में आपको। अरे राजीव जी, अच्छा अखिलेश जी कुछ सवाल पूछ रहे हैं आपसे, सुनिए। राजीव जी, दरअसल कांग्रेस ना, जैसे कहते हैं ना, कहावत है कि दूध की जली बिल्ली जो है ना वो छाछ फूंक फूंक के पीती है। तो उन्होंने देखा है किस तरह आपने गोवा में सरकार बना लिया, कैसे कर्नाटका में सरकार बना लिया, कैसे 2 विधायक होते हुए मणिपुर में बना लिया, रातों रात आपने शपथ दिला दी महाराष्ट्र में। तो उनको सोचते हैं, इसीलिए डरे हुए हैं कि भाई यहाँ पे इतना कम मार्जिन है तो कहीं खेल रातों रात बदल न जाए। देखिए हम आपको फिर बता रहे हैं, सरकार हमारी बनेगी, ये कुछ भी कर लें, कैसे भी कर लें, सरकार हमारी बनेगी। इन लोग जो लुटेरे गिनते हैं, जिनकी मानसिकता बैग कपड़ों को लूटने का होता था, जो जबरदस्ती काउंटिंग हॉल से लोगों को भगा देते थे, अपने दिन भूल गए क्या? लेकिन हम सुशासन के साथ और पूरे चुनाव आयोग के साथ हर बूथ पे जो काउंटिंग चल रहा है सही तरीके से हो रहा है, निष्पक्ष तरीके से हो रहा है, इनको बेचैनी हो रहा है।
आप देखिएगा, हम स्पष्ट बता रहे हैं, सरकार हमारी बनेगी। एक कुछ भी कर लें, कितना भी हाथ पैर मार लें, हम सरकार बनाएंगे। अच्छा, पूजा कुछ कह रही है। सर, आप बोल रहे हो कि सरकार आपकी बनेगी, स्पष्ट रूप से बोल रहे हो, और बहुत ज्यादा तेज दिख रहा है कि बिल्कुल सरकार बनेगी, चाहे कुछ भी हो जाए सरकार बनेगी। सर, ये कुछ भी हो जाए बातें समझ नहीं आ रही है। ये जनता कुछ भी हो जाए नहीं समझ पा रही है। अभी भी रुझान चल रहा है सर, अभी भी रुझान चल रहा है, और ज्यादा मार्जिन नहीं है, बहुत कम मार्जिन बचा। और दूसरी एक और बात कि क्या जंगल राज में क्योंकि बूथ लूट लिए जाते थे, तो आप भी इसी तरीके से सरकार हमारी बनेगी पर अड़ियल पंथी से ऐसे लग रहा है जैसे आपने कुछ सोच रखा हो कि सरकार हमारी बनेगी। अड़ियल पंथी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो हकीकत है, हम लोग मैदान पे थे, हम लोग ग्राउंड पे काम किए हैं, हमें पता है प्रधानमंत्री जी के किए हुए कार्यों को जनता ने सराहा है और जनता ने अपना माइंडेड दिया। तो सर, इस तरीके से ज्यादा सुनने तेजस्वी यादव को आई, उसका फिर क्या? जो भीड़ उमड़ी थी वो तो तेजस्वी की रैलियों में आए, तो क्या कारण था कि आपकी रैलियों में लोग कम आए? समय बताएगा आने वाला, अभी आपका जो समय है, जो अंतिम रुझान है वो बताएगा। जी बिल्कुल, इस बात पे अटक रही है कि आने वाला समय बताएगा, अंतिम रुझान बताएगी। ये मत बोलिए कि सरकार तो हम बना ही लेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। बोलिए कि हाँ ठीक है, हम बड़ी बहुमत से है, सरकार बना सकते हैं, बनाएंगे। पर ये मत बताइए ना सर, अड़ियल वाला बात मत बोलिए कि सरकार बनेगी चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ भी कैसे हो जाएगा सर? जितना नकारात्मक काम करना है कर लें, जितना सवाल उठाना है कर लें। आने वाले समय में लोग सोच लें कि अभी और क्या क्या सवाल उठाने हैं, क्योंकि जनता को जवाब नहीं देना होगा इन लोगों को। लुटमुट का, ईवीएम का, चुनाव आयोग का, सरकार का बहाना बनाएंगे, हार का ठिकरा इससे छोड़ना चाहते हैं। जनता ने जनादेश दिया उसका सम्मान करना चाहिए, उसके बदौलत नहीं ये लोग जाके इलेक्शन कमीशन में रिपोर्ट करेंगे। सरकार पे सवाल उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं हार साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। मनोज झा जी का चेहरे कभी दिखा था, हमारे कांग्रेस के जो भाई बैठे हैं इनका चेहरे कभी साफ दिखाई दे रहा है। ध्यान से देखिए इन लोग की खुर्रम साहब, मानसिक संतुलन है हो गया है। क्या यह हार का ही डर है क्या? क्योंकि अब लगभग कुछ ही देर बाद तस्वीर बिल्कुल साफ होने वाली है। चलो, उन तक आवाज नहीं पा रहा। विपिन जी, यही सवाल मैं आपके पास आता हूं, क्योंकि देखिए अभी आखिरी ये वक्त चल रहा है बिल्कुल, और कभी भी जो परिणाम है वो घोषित किए जा सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वक्त मुझे नहीं लगता कि चुनाव आयोग यहाँ पर लगाने वाला है। लेकिन जो राजीव कुमार जी ने सवाल उठाए, उन सवालों को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्योंकि देखिए तेजस्वी का जिक्र जब आता है, एनडीए जाहिर तौर पर एनडीए के बड़े नेता भी इस बात को मान रहे होंगे कि सीधे सीधे सरकार रहने के बावजूद भी एक बड़े नेता के तौर पर तेजस्वी उभरे और सीधे सीधे उन्होंने टक्कर दी। अभी निश्चित बात है, देखिए तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से, मैं उसी बात को दोहराऊंगा कि अपने पिता के साय से हटकर, क्योंकि लालू प्रसाद थे इधर नहीं खुल के, तो यहाँ पर आप खुद समझ सकते हैं कि अपने आप बलबूते उन्होंने जो जिस तरह से मैंने अभी जिक्र करा कि जो भीड़ उमड़ी उनको सुनने के लिए लोग बेताब थे, तो वो ये बिल्कुल दर्शाता है कि एक नई सुबह का आगाज हुआ है और युवा नेता बन के उभरे हैं सही मायने में। क्योंकि चिराग पासवान के जिक्र हो रहा था कि वो किंग मेकर की भूमिका में आएंगे, वो अलग बात है कि वो अब शायद खाता नहीं खोल पाए हैं अभी और उनकी पार्टी तो, लेकिन यहाँ पर तेजस्वी यादव की अगर खास तौर पे बात करें तो यहाँ निश्चित बात है उन्होंने बहुत बढ़िया एक उनका प्रभाव रहा है लोगों पे, जिस तरीके से उनके दिल में उतरे हैं बिहार वासियों के। तो ये आने वाले वक्त में मैं समझता हूं कि बाकी और जो देश में युवा नेता हैं, आने वाले वक्त में तो वो केंद्र पे भी आके, नेशनल लेवल पे भी आके उनका जो ओहदा बढ़ेगा। और ये जो चुनाव है, जैसे अभी बात बोली जा रही है कि अगर बिहार के चुनाव एनडीए के पक्ष में आते हैं, उधर से उपचुनाव जो है मध्य प्रदेश के कहीं उत्तर प्रदेश के, तो उसका सीधा असर पड़ेगा आपके पश्चिम बंगाल के, तमिलनाडु के और केरल पे। तो ये देखिए ये बिल्कुल साफ है, मनोबल ऊपर सातवें आसमान पे हो जाता है। विपिन जी, मध्य प्रदेश का आपने जिक्र किया, थोड़ा सा इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं, दर्शकों को एक रिपोर्ट दिखा दें। दरअसल मध्य प्रदेश में उपचुनाव हुए और शिवराज सिंह का जादू चल पड़ा। मध्य प्रदेश में भी 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में बीजेपी ने 19 वोट हासिल कर सत्ता पर कब्जा किया 19 सीटों पर, जबकि कांग्रेस सिर्फ 8 सीट जीतकर कुर्सी से दूर रही। जिस तरह से आपने देखा कि लगातार पहले मध्य प्रदेश में जिस तरह से हम देख पा रहे थे कि लगातार सत्ता रहने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी इस बात को कहती थी कि अब बीजेपी की सत्ता आ गई है, सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा है, तो इस उपचुनाव में शायद कुछ करिश्मा हो। लेकिन यहां भी कांग्रेस पार्टी उतना करिश्मा नहीं कर पाई है। एक रिपोर्ट दिखा देते हैं आपको इसी पर हमारी।
देर रात का अंधेरा छटने लगा और मंगलवार का सूरज निकलने लगा, वैसे वैसे पूरे देश की नजर मध्य प्रदेश में हुए विधानसभा के उपचुनाव के नतीजों पर टिकने लगी। साथ ही दांव पर लगने लगी प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की साख और सीएम की कुर्सी, क्योंकि यह तय था कि उपचुनाव के नतीजों में जो पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी वही बनेगी मध्य प्रदेश का बिग बॉस। और इस रेस में बीजेपी कांग्रेस से कोसों आगे निकल गई। मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने 28 में से 19 सीटों पर बाजी मारी है, जबकि कांग्रेस के हिस्से आई है सिर्फ 9 सीटें। और इसी के साथ ये तय हो गया कि सूबे में उपचुनाव के नतीजों से बीजेपी खेमे में जहां जश्न का माहौल है, तो वहीं कांग्रेस खेमे में घोर निराशा। इन नतीजों के बाद पूर्व सीएम कमलनाथ ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। वो अलग बात है कि सूबे के एक और पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने हार को स्वीकार करने की बजाय ईवीएम पर हार का ठीकरा फोड़ दिया। आज क्या कारण है कोई भी विकसित देश ईवीएम मशीन क्यों नहीं यूज करता, मुझे बताइए। आज यूएस का राष्ट्रपति चुनाव इसी हफ्ते हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने सुन लीजिए, वहां कुछ स्टेट्स में काउंटिंग अभी भी चालू है। जिसमें चिप लगी है वो टेम्पर प्रूफ नहीं है। मैं शुरू से इस बात को कहता रहा हूं, और ये सेलेक्टिव रूप से ये लोग करते हैं। अब आप मुझसे कहेंगे साहब मध्य प्रदेश में 2018 में कैसे जीत गए, राजस्थान में कैसे जीत गए? जो हमारा अनुमान था उससे कम से हम जीते हैं, और सेलेक्टिव करते हैं। अब कुछ सीटें ऐसी हैं, मानधाता और नेपानगर, जहां हार्ट पीपले आई, किसी हालत में हम लोग नहीं हार सकते थे, वहां हम लोग हजारों वोट से हार गए। दिग्विजय सिंह का यह बयान कांग्रेस की हताशा को साफ दर्शाता है, लेकिन जीत का परचम लहराने वाली बीजेपी इस जीत से गदगद है, क्योंकि शिवराज जानते हैं कि सीएम की गद्दी बचाने के लिए ये जीत कितनी जरूरी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो मध्य प्रदेश में आपने देखा, और यहाँ पर भी करिश्मा भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और सीधे मैं अखिलेश जी आप ही के पास आता हूँ, ये समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर भी, क्योंकि वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की साख दांव पर लगी हुई थी और विपक्ष बार बार ये कह रहा था कि गुस्सा है सरकार के खिलाफ। और दिग्विजय सिंह तो अभी कह रहे थे जो उम्मीद थी वो उम्मीद पूरी नहीं हो पाई है, ऐसा क्यों हुआ? नहीं, देखिए पहली बात समझिए कि जो उपचुनाव होते हैं वो कमोबेश सरकार के चुनाव होते हैं, क्योंकि जनता को लगता है कि सरकार तो बनने वाली नहीं है, और इसलिए बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं होता, और ज़्यादा सीटों पे जो सरकार होती है उसी के पक्ष में फैसला आता है। आज उत्तर प्रदेश में भी चुनाव हुए हैं, 7 में से 6 सीटें भाजपा की थी, उसने अपने रिटेन की हैं। लेकिन इसके पहले जब योगी सरकार चुन के आई है, उसके पहले अखिलेश जी की सरकार में 14 उपचुनाव हुए थे। कुछ दिन पहले 14 के 14 समाजवादी पार्टी जीत गई थी, लेकिन उसके बाद जब मेन चुनाव हुआ तो उसमें हार गई। तो ये है, लेकिन ये जरूर है, इससे क्या हुआ है कि ये 7 दांव पे लगी थी, इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया की, और वो पूरा स्टेक लगा हुआ था, और इस पे तय था कि अब भविष्य में भारतीय जनता पार्टी में उनका कद क्या होगा और उनकी हैसियत क्या होगी। तो वो कम से कम वो प्रूव करने में कामयाब रहे हैं कि बहुत हद तक अपनी बात को, ये जो कहते थे, जो दावा था, उसको हकीकत में तब्दील करने में उन्हें कामयाबी मिली है। मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा, देखिए उपचुनावों की जो अभी अखिलेश जी ने बात बोली, बिल्कुल इन्होंने अपनी बात अपनी इनकी दुरुस्त है, लेकिन मैं उसमें थोड़ा सा जोड़ना चाहूँगा कि देखिए वो बात अपनी जगह बिल्कुल सही है कि उससे लोग इसलिए अमूमन इतना जोर नहीं लगाते, उनको लगता है कि इससे सरकार तो बनने वाली नहीं है। लेकिन मनोबल भी कोई चीज़ होती है कि कम से कम मनोबल, लिटमस टेस्ट जो बार बार बोलते हैं, सेमीफाइनल बोलते हैं, अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल होता है, लेकिन ये मनोबल जो ऊपर करने के लिए कि भाई आप अगर उपचुनावों में आपको जीत आ जाती है तो आपका जो कैडर है, पूरा संगठन है, उस पे एक नई उम्मीद की किरण आ जाए, नया जोश आ जाता है। तो मैं ये समझूंगा। दूसरी बात, आपने क्योंकि मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करी, मैं एक जरूर बोलना चाहूंगा कि ये बात करा जाता है कांग्रेस के बारे में गुटबाजी की, कि अलग अलग खेमे हैं वहां, दिग्विजय का, कमलनाथ का, पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया जब साथ में थे तो 3 खेमों में बढ़ चुकी थी, अलग अलग 3 पावर सेंटर्स बोले जाते थे। तो यहां पर अब निश्चित बात है, यहां पर बिल्कुल मैं इत्तेफाक रखूंगा, अखिलेश भाई ने जब बात बोली कि उनकी
साख की बात थी, एक इज्जत की बात थी कि जो उनकी जो प्रतिभा थी और जो अपेक्षा करी जा रही थी ज्योतिरादित्य सिंधिया से कि वो उनका क्या इधर जो उनका एक उनको जिम्मेदारी दी गई है वो कितने खरे उतरते हैं, तो निश्चित बात है वो पूरे खरे उतरे हैं। और जो अभी जो ये परिणाम आए हैं उसके मुताबिक तो यहाँ पर अब यही ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अब पार्टी हाईकमान उनको आने वाले वक्त में जो एक शब्द बोला जाता है मलाईदार मंत्रालय या ऐसा कुछ, वो देखिए अभी वो शायद वो बन जाए।